हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो मेरे योद्धाओं। तो आपका एग्ज़ाम आ गया भाइयों। ठीक है, आपका इनकाउंटर होने वाला है, आमने सामने की भिड़ंत होने वाली है आरएएस से। तो आरएएस प्री की डेट के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही लग गया होगा। हाँ मित्रों, सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस आरएएस विदारजे में। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। तो मेरे मित्रों, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। तो वैसे तो आप सारे लोगों को पता ही लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड 40-42 टॉपिक हैं वो निकाले हैं। आप उन्हीं को रट्टा मार लेना, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। इतना भरोसा रखना मेरे ऊपर, अपने बड़े भाई के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इतने में आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जस्ट वीडियो डाला है, आप उसको देख लेना। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 बज रहे हैं लगभग। तो मैंने उसको डाला था दोपहर में कोई 3 बजे समथिंग, समय निकाल के बनाया मैंने आप लोगों के लिए फटाफट से। तो मेरे मित्रों, एक और बात मैं आपसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि आपका जो नेशनल एस्पेक्ट वाला करंट अफेयर है उसके वीडियो अब धड़ाधड़ आने वाले हैं। उसके लिए मुझे आपके सुजस को कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं सुजस को डेली फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है मेरे मित्रों, और वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपका सुजस नहीं रुके, नहीं डिस्टर्ब हो। तो मेरे मित्रों, अपन चलते सीधे न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर, क्योंकि आज के दिन भी हम 2 सुजस जो हैं वो लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मेरे मित्रों देखो, पहला गांव गांव शहर शहर सकारात्मक माहौल है। गहलोत जी ने मसाल जलाई है, देखो बहुत बड़ी मसाल है। ठीक है, और वो जलाई है तो अब देखो ग्रामीण शहरी ओलंपिक हो रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है। तो पहला पेज पूरा का पूरा पेज उसी के लिए है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ हैं। पहला ये कि इनका शुभारंभ कहाँ से किया जा रहा है, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम से, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल ही बताया था मैंने आपको। पिछला वाला कहाँ से हुआ था, वो हुआ था आपके जोधपुर के लूनी गाँव से। ठीक, तो मेरे मित्रों अब देख लो इधर, देखो स्टेडियम में नवीकरण के बाद तैयार 8 लेन के अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया है। मतलब एसएमएस स्टेडियम के अंदर स्विमिंग पूल का भी लोकार्पण किया गया है। ठीक है मेरे मित्रों, इधर कबड्डी का मैच खेल रहे हैं हमारे मंत्री जी, खेलने दो, अच्छी बात है। इधर भी पूरे देश के अंदर उत्साह है, प्रदेश के अंदर उत्साह है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये 2 न्यूज हैं, ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों के दोनों प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों, बीकाजी सोलंकी, संत ईसरदास और राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पनोरमा बना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पनोरमा बना है, बाकी आपने ये सारे संत संप्रदाय आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में डिटेल में पढ़े होंगे। ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं करंट अफेयर के साथ में अगर स्टैटिक भी करवाऊँगा दोस्तों, तो वीडियो भी बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। आप आर्ट एंड कल्चर से पढ़ लें। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके पेनोरमा कहाँ कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और भी कई पेनोरमा बने हुए हैं, उनको भी याद कर लेना। ठीक है मेरे मित्रों, मैं आपको जब भी पेनोरमा वगैरह जो भी चीज़ आती है करंट में, मैं बताता जाता हूँ मित्रों। तो पाली के देसुरी में बीकाजी सोलंकी, कौन सी जगह पर, पाली के देसुरी में। देसुरी में दोस्तों एक नाल भी है, देसुरी नाल। ठीक है, हाँ उसको याद रखना दर्रे वगैरह में। तो देसुरी में बीकाजी सोलंकी और बाड़मेर के जालीपा में ईसरदास जी का पेनोरमा बन रहा है, और भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पेनोरमा बन रहा है। तीनों चीज़ों को याद रखना, पाली के देसुरी में बीकाजी सोलंकी का, बाड़मेर में जो जलीपा है उसमें ईसरदास जी का, और आपके जो भीलवाड़ा का शाहपुरा है उसमें राम स्नेही संप्रदाय के पेनोरमा बनाया जा रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, यही सी बात है, इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, आप लोगों को पता ही लग गया होगा। अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे, 3 छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको पता लग गए होंगे। देखो दोस्तों, राज्य में गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि गोरखनाथ का असर अब राजस्थान पे भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ। देखो दोस्तों, राजस्थान द्वारा, सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। कौन से बोर्ड का, राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है।
तो मेरे मित्र, मैं आज को आपको एक बात बता दूं। आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है, इसीलिए आपको आवाज़ भी बड़ी डाउन लग रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एनर्जी डालने की। ठीक है, देखो यह बोर्ड जो है वो जोगी, योगी और नाथ जाति की समस्याओं को चिन्हित करेगा। पहले आप एक नाम याद रखो। देखो, आप एक नाम याद करवाता हूँ मैं आपको ऑलरेडी याद है, बस याद दिलाता हूँ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब देखो, योगी या जोगी, बात एक ही है। अपन जोगी गांव में बोल देते हैं, वैसे अपन योगी बोलते हैं। योगी या जोगी, बीच में आदित्य घुसा दो तो पीछे नाथ। मतलब जो भी गोरखनाथ को मानता है, जो भी गोरखनाथ के नाथ पंथ को मानता है, वो आगे योगी और पीछे नाम के नाथ लगाता ही है। नाम है आदित्य, ठीक है, योगी और पीछे नाथ, क्योंकि वो गुरु गोरखनाथ के क्या हैं, भक्त हैं, चेले हैं, नाथ संप्रदाय को मानते हैं। इसीलिए नाथ संप्रदाय के मानने वाले लोगों के नाम के सामने योगी और नाम के बाद में नाथ लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई होगी योगी जी के नाम के बारे में। वैसे तो आप सब होशियार हैं, ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर से आपको बता ही देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये क्या करेगा, जो बोर्ड गठित किया जा रहा है वो योगी, जोगी और नाथ जाति के वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करेगा। प्रमाणिक रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव राज्य सरकार को देगा। ठीक है मेरे मित्रों, किस मंत्रालय, किस विभाग के अंतर्गत आएगा ये? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बोर्ड के द्वारा समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों के समन्वय करने, रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में ये राज्य सरकार को क्या करेगा, सुझाव देगा। मतलब इसकी जो प्रकृति होगी वो सुझाव देने वाली होगी। ठीक है, हर बात में सुझाव दे सकता है, गवर्नमेंट माने ना माने गवर्नमेंट की मर्जी है। इनकी जो प्रकृति होगी वो सुझावकारी होगी केवल। ठीक है, देखो दोस्तों, समाज के शैक्षिक व आर्थिक उन्नयन, समाज के परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर तरीकों से आगे बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। मतलब हर चीज़ में सुझाव देगा। आर्थिक क्रियाकलाप में सुझाव, योजनाओं के क्रियान्वयन में सुझाव, सामाजिक क्रियाकलापों में सुझाव, जो भी चीज़ होगी सारी चीज़ों में सुझाव ही दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, साथ ही बोर्ड द्वारा समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, मठों का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार, समाज से संबंधित लेख, ग्रंथ, साहित्य आदि पर शोध, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय उठाने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। मतलब जो भी काम करेगा ये उसमें जाके सुझाव दे देगा, शिकायत कर देगा जाके, बस। उसके अलावा इसके हाथ में कोई पावर नहीं होगी, ना तो न्यायिक, ना अर्धन्यायिक, ना आपराधिक, किसी भी तरह की कोई पावर नहीं होगी। सिर्फ सुझावकारी पावर होंगी। ये सिर्फ सुझाव दे सकता है कि भैया देख लो, वहाँ गलत हो रहा है, वहाँ सही हो रहा है, वहाँ क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, बोर्ड की संरचना क्या होगी, और संरचना के बारे में अपन जान लेते हैं। संरचना को मैंने अलग से हाईलाइट किया है कि बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम, देवस्थान और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि बोर्ड के अंदर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। और प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और सदस्य कौन कौन से होंगे? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम, देवस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि जो होंगे वो बोर्ड के सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। गुरु गोरखनाथ बोर्ड भी आ गया होगा। बीकाजी सोलंकी, संत ईसरदास और रामसरई संप्रदाय की पैनोरमा कहाँ कहाँ बनाई जा रही है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, बेसिकली आज 2 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तीसरी तो हमने कल ही बता रखी थी आपको, आज फिर से बता दी कि SMS स्टेडियम से प्रारंभ हुआ है और SMS स्टेडियम के अंदर 8 लेन का स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया गया है। ठीक है मेरे मित्रों, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सुजस की तरफ, उसका डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आपका अगले सुजस में। ठीक है, जो 6 अगस्त का है, लेकिन इसको हम 7 अगस्त के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है मेरे मित्रों, तो सबसे पहली बात आती है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। मतलब सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा 6,000 रुपये दे दिए जाएंगे आप लोगों को कि लो भैया 6,000 रुपये हैं अपने पास, जी आप रख लो। सिम के लिए अलग से पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है,
अब आपकी मर्जी हो तो इन्हीं में स्मार्टफोन खरीद लेना, और महंगा खरीदना चाहो तो इसमें पैसे मिला के खरीद लेना। गवर्नमेंट की सीधी सीधी बात है। योजना किसके लिए है? तो देखो दोस्तों, योजना के पात्र लोगों की इधर लिस्ट लगी हुई है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की अध्ययनरत छात्राओं को प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को प्राथमिकता मिलेगी। विधवा एवं एकल पेंशन प्राप्त जो एकल नारी हैं, एकल नारी का मतलब परित्यक्ता वगैरह होती हैं, डिवोर्स वगैरह हो जाता है, और या जो शादियाँ वादियाँ नहीं करती हैं, उस तरह की एकल जो नारी हैं, जो पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को, ठीक है। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को क्या किया जाएगा? पैसे दे दिए जाएंगे। लो भैया, ले लो पैसा, अब तुम्हारी राजी हो जैसो खरीद लो, और अच्छा खरीद लो तो, और पैसा हो तो जहाँ में मिला है कि नहीं दूसरों खरीद लो। इत एक सी बात है, दूसरी कोई बात ना यहाँ में, ठीक है। देखो दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं क्या क्या टेक्निकल बातें आपकी समझ में आ गया। स्मार्टफोन की बात हो रही है, महिलाओं को दिया जा रहा है, एक पात्रता की बात हो गई। अब देख लो टेक्निकल बातें, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि 10 अगस्त से प्रदेश भर में ब्लॉक और जिला स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। प्रथम चरण में पात्रता के अनुसार चिरंजीवी परिवारों की 40 लाख महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट सेवा के साथ में 3 वर्ष तक की इंटरनेट सेवा, ठीक है। मतलब आपको इतना पैसा दिया जाएगा कि आप 3 वर्ष का बैलेंस करवा लें इकट्ठा, ठीक है, पैक डलवा दें इंटरनेट वाला। इसके लिए जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिविर में लाभार्थी जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल में से किसी भी कंपनी की सिम और अपनी पसंद का स्मार्टफोन ले सकते हैं। स्मार्टफोन की कीमत राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक होने पर लाभार्थी को खुद ही देनी पड़ेगी। छोटी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मित्रों। देखो, आपका नया मैप राजस्थान का जारी हो चुका है ऑफिशियली। इधर देखो, आपको गंगानगर छोटा हो गया, ठीक है। इधर पता नहीं कैसा वर्ल्ड कप जैसा बना दिया, गर्दन पकड़ लो इसकी तो ऊपर नीचे होकर रह जाए, ठीक है। अनअकैडमी जैसा चिन्ह लग रहा है गंगानगर का, ठीक। देखो, अनूपगढ़, गंगानगर और बीकानेर में से अलग करके बना दिया। गंगानगर, इधर अनूपगढ़, इधर हनुमानगढ़, नीचे बीकानेर, साथ में चूरू, झुंझुनू, सीकर में से डीडवाना कुचामन बन गया, ठीक है। कुछ सीकर का पार्ट, कुछ नागौर का पार्ट, और क्या बना दिया? डीडवाना कुचामन। इधर देखो, जोधपुर बीच में रह गया छोटा सा, बाकी इसमें कौन सा हो गया? जोधपुर ग्रामीण। मतलब 2 जिले बन गए अब, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। पहले जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण वाली जो बात आई थी, अब वो नहीं रही। उत्तर दक्षिण का काम खत्म करके जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण, उसी तरह से जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर फलौदी को अलग से जिला बना दिया। वैसे फलौदी के अंदर यार कोई आबादी तो है ही नहीं उतनी, यहाँ जिला क्यों बना दिया उसको? पर चलो ठीक है भाई, उसको जोधपुर ग्रामीण का पार्ट भी कर सकते थे। बालोतरा और बाड़मेर को अलग अलग कर दिया। सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली, ठीक है। इधर उदयपुर राष्ट्रमंद, उदयपुर से हटा के सलूम्बर बना दिया गया, ठीक है। साउथ में अब आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो गए, ठीक है मेरे मित्रों। और राजसमंद तो है ही अपना तिलक। इधर आपका भीलवाड़ा में से शाहपुरा अलग कर दिया। अजमेर में से देखो, इधर केकड़ी हो गया, ब्यावर हो गया। टोंक और अजमेर को मिलाकर, जिसमें शाहपुरा का भी कुछ भाग लिया गया था, केकड़ी बना दिया गया, ठीक है। दूदू जयपुर से अलग करके बना दिया गया। नीमगढ़ थाना, जिससे सीकर, झुंझुनू और कोटपुतली बहरोड हो गया। इधर ये खैरतल तिजारा हो गया ऊपर, ये अलवर हो गया, ये आपका दौसा हो गया, ये आपका गंगापुर सिटी, ठीक है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर में से अलग करके डीग बना दिया गया। ये आपका नया नक्शा जारी हो गया। ये नक्शा सबके रूम में होना चाहिए मित्रों, सबकी दीवार पर चिपका होना चाहिए। आपसे अक्सर पूछेंगे, भैया यहाँ से इस मैप में से प्रश्न बनेगा, इस मैप को बढ़िया से रट लेना। मैं कह रहा हूँ, अगर 3-4 प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाएँ तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, एक ही जगह से, ठीक है। और इतनी बड़ी परीक्षा के अंदर यदि किसी एक टॉपिक में से 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन होती है, सच में होती है। इधर देखो दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, धौलपुर में, धौलपुर और राजाखेड़ा तहसील और सैंपऊ तहसील के 28,800 हेक्टेयर नगरीय क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध
करवाने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है? धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। हालांकि ये लिफ्ट परियोजनाएं ये वसुंधरा राजे सिंधिया के समय पर ही इसका शिलान्यास कर दिया गया था और बन के तैयार है लगभग। ये बस थोड़ा बहुत पार्ट रह गया, जो कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा इसका, ये क्या किस में आ जाएगी ये परियोजना, ये अपने क्रियान्वयन में आ जाएगी। इससे लगभग 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से जिले में जल स्तर में भी वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लंबे समय तक पर्याप्त जल मिल सकेगा। इससे वर्ष भर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने राज्य बजट 2023 में इसकी घोषणा की थी। और इसके साथ ही एक और छोटा सा फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि कुकड़ीपाड़ा टेक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। कौन सी जगह पर है कुकड़ीपाड़ा टेक? ये है आपका बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति के अंदर। ठीक है, कौन सी? बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ पंचायत समिति के अंदर कुकड़ीपाड़ा टेक। ठीक है मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको 2-3 फैक्ट बड़े लाजवाब मिल गए। पहली तो आपको मिल गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना मिल गई। दूसरा आपको देखो नया जिलों का मैप मिल गया। तीसरा आपको मिल गया धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मिल गई। ठीक है दोस्तों, मतलब काफ़ी अच्छा है, रिच है पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मेरे मित्रों अब आ जाओ थोड़ा सा तो अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में देख लेते हैं। गहलोत जी ने वर्चुअली इसमें भाग लिया है। ठीक है, इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको दिख रहे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी। तो अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है देख लेते हैं। तो केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना जो है उसका आरंभ किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन में सुविधाओं के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना है। ठीक है, और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके बारे में? तो यह योजना जो है वो रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। यह स्टेशन की आवश्यकता संरक्षण में के अनुसार दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के क्रियान्वयन पर आधारित है। स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान भी शामिल हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो वैसे आपको सीधी सीधी बात है कि जो रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्निर्माण, पुनर्विकास, मतलब उनको हाईटेक बनाना, आधुनिक समय के हिसाब से उनका डेवलपमेंट करना, यही इस योजना का उद्देश्य है मेरे मित्रों। बाकी और कोई बात नहीं है, बाकी तो वही बातें हैं लिखने पढ़ने की। ठीक है, इधर देखिए 3 नए कुलपतियों की नियुक्ति की है। किसने की है? तो राज्यपाल जी ने। तो पहली बात तो आप यही देख लो कि विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो पहली बात तो मेरी ये सुन लो मित्रों कि ये राज्य के वो विश्वविद्यालय हैं जो सरकारी हैं। निजी विश्वविद्यालयों पर कोई भी नियंत्रण, मतलब नियंत्रण तो होता है, मतलब कुलपति वगैरह उसके नहीं राज्यपाल नियुक्त करता और ना ही राज्यपाल उनका कुलाधिपति होता है। जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता। राज्यपाल केवल राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों का ही कुलाधिपति होता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो राज्यपाल के द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा ये है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, डॉक्टर सुनीता मिश्रा को कुलपति बनाया गया है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के ये केशव सिंह ठाकुर जी को बनाया गया है। और महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर प्रोफेसर मनु दीक्षित जी को कुलपति बनाया गया है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो इधर बच्चे खेल रहे हैं, शुभारंभ हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। और इधर देखो राजस्थान का मेगा जॉब फेयर जैसलमेर में आयोजित हो रहा है। तो आप सिर्फ एक ही बात याद रखना, कौन इसको आयोजित करता है? तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान जयपुर। बाकी कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। देखो दोस्तों, मेरा एक मित्र पूछ रहा था एक दिन मेरे से कमेंट सेक्शन में कि आप मेगा जॉब फेयर से के बारे में आप ऐसे क्यों, इसको इतना लाइटली क्यों लेते हो? आप मेगा जॉब फेयर को सीरियस नहीं लेते। ऐसा लगता है कि जैसे मेगा जॉब फेयर से आप प्रताड़ित हो। देखो दोस्तों, मैं मेगा जॉब फेयर को बहुत पास से देखा हूँ। मेगा जॉब फेयर ये जो है वो आपके सिर्फ इलेक्शन तक है। आपको यदि आज की डेट में कोई कंपनी जॉब भी दे रही है ना, तो आपके इलेक्शन तक। उसके बाद कंपनी आपसे इस्तीफ़ा नहीं मांगेगी कि कंपनी आपसे इस्तीफ़ा मांग रहे। कंपनी अपनी नॉर्म्स बदल देगी। कंपनी क्या करेगी? अपनी नॉर्म्स बदल देगी, या फिर आपसे इस तरह से काम लेगी और आपको बिल्कुल सैलरी नहीं देगी कि आप खुद छोड़ के आ जाओ। मतलब जो मेगा जॉब फेयर में लोग लग रहे हैं, अगर 98-99% इलेक्शन होने के 2 महीने के बाद घर बैठे नहीं मिले तो गारंटी दे रहा हूँ भैया मैं इसको। ठीक है,
और तो क्या कुछ नहीं, आप तो बस इतनी सी बात याद रखना कि मेरा मेगा जॉब फेयर है वो कौन सा विभाग आयोजित करता है। तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार क्या करती है, इसका आयोजन करती है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे मित्रों। क्योंकि मेगा जॉब फेयर जो दोस्तों देखो क्या है, जब कोई गवर्नमेंट, ये ही गवर्नमेंट नहीं, पिछली वाली गवर्नमेंट ने भी इस तरह के नाटक किए थे, तो वो सब चलता है, ये सारे दाव पेच हैं वो सब चलते रहेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या मतलब, अपन चलते थोड़ा सा आगे। देखो दोस्तों, आपका जो न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन है आज का वो हो चुका है समाप्त। अब मैं कल से आपके लिए, कल परसों, हाँ कल या परसों में मैं अब आपका 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा नेशनल वाला जो राष्ट्रीय परिदृश्य, और राष्ट्रीय परिदृश्य को ख़त्म करके खेल परिदृश्य, मतलब इस महीने के अंत तक लगभग आपका जो भी बैकलॉग है जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर का, वो लगभग मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और कर दूँगा, ठीक है। तो जो बच्चे उससे पढ़ते हैं, जो भी बच्चे, चाहे भले ही वो एक ही बच्चा क्यों ना हो, यदि वो उसको फॉलो कर रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराए, उस तक चीज़ें समय पर पहुंचेंगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या है, मेरे पास भी समय का थोड़ा अभाव रहता है मित्रों, अभी 10 बजे से 12 बजे तक यही समय होता है, ठीक है। तो आपका सुजस रोकना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, 2, 4, 5, 7 दिन के लिए, बाकी दूसरी चीज़ें आती रहेंगी। और कोशिश करूँगा अगर नहीं रोकना पड़े तो, ठीक है, कोशिश तो मैं यही करूँगा कि नहीं रोकना पड़े, दिन में या कैसे भी समय निकाल के मैं उसको पूरा करूँ। तो मेरे मित्रों, यदि आपको आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।